हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस बाय आशीष सर। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें आपको मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट में पढ़ाऊँगा। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि इससे आपको एनवीएस हो, केवीएस हो, और चाहे वो बिहार लाइब्रेरियन हो अपकमिंग, तो जितने भी एग्ज़ाम हैं कॉम्पिटिटिव लाइब्रेरी साइंस के, उन सारे में किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल ही जाएगा। तो अगर ये टॉपिक आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपका 2 क्वेश्चन अगर आता है ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में, तो आपका 2 नंबर से आपको सॉल्व आपका सिक्योर हो जाएगा। तो इस टॉपिक को करना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, और ऐसे भी इस टॉपिक को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो बिलीव हैं, जो एमलीव कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इसको समझना काफ़ी ईजी है, बट अगर आप यदि कोशिश नहीं करेंगे या आपको समझने की, तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसको पढ़ाने से पहले हमने एक सब्जेक्ट को पढ़ाया है, इन्वर्स ऑफ सब्जेक्ट। तो अगर मेरी इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप मेरे इन्वर्स ऑफ सब्जेक्ट वाला वीडियो देख लेते हैं, तो ये वाला जो मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट में आज जो पढ़ाऊंगा वो आपको काफ़ी समझने में आसानी हो जाएगी। तो जो लोग इन्वर्स ऑफ सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं, पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट पढ़िएगा, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो काइंडली एक बार मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन्वर्स ऑफ सब्जेक्ट को पढ़ें, देन फॉरवर्ड टू मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कि मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट में 3 टाइप्स के होते हैं, बेसिक सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। तो मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट में उन्हीं बेसिक सब्जेक्ट का तो ऑलरेडी बेसिक सब्जेक्ट है ही, और उसी से ही कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट का निर्माण होता है, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट से ही। तो हम लोग अब मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट को समझते हैं कि रंगनाथन ने जो दिया था मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, द आइडिया ऑफ द मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन इन 1950। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है। ये क्वेश्चन क्या बन सकता है कि डॉक्टर एस.आर. सबसे पहला मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट किसके द्वारा रखा गया था, विषयों के निर्माण की विधि का किनके द्वारा सबसे पहला रखा गया था। तो आप उसका आंसर दे सकते हैं डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। तो कब दिया था? 1950 में। इट हेल्प्स द क्लासिफायर टू नो हाउ न्यू सब्जेक्ट्स आर फॉर्म फॉर एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट्स एंड व्हाट इज द इंटररिलेशनशिप बिटवीन सब्जेक्ट। मतलब कहता है कि इट हेल्प्स द क्लासिफायर, जो वर्गीकरण करता है, उनको मदद करता है जानने के लिए कि न्यू सब्जेक्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। मैंने बताया ना कि जो आपके बेसिक सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आपका पॉलिटी है, या आपके साइकोलॉजी, ये सब क्या होगा? बेसिक सब्जेक्ट। तो बेसिक सब्जेक्ट से कंपाउंड सब्जेक्ट और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट का निर्माण कैसे होता है, तो वो मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट की विधि से ही होता है। तो क्या कहता है? एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट मतलब वही हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, आपका साइकोलॉजी हो गया, एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट। एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम, और उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो हमने यहाँ पर हिंदी इसलिए लिख रखा है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम से रहते हैं, उनको मान लीजिए मेरे लेक्चर को बार बार उनको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वीडियो। तो मैंने हिंदी में भी आज इसलिए लिख दिया है कि आप उनका चाहें तो नोट्स आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि विषयों के निर्माण का विचार सबसे पहले डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा 1950 में रखा गया था। यह वर्गीकरणकर्ता को यह जानने में मदद करता है कि मौजूदा विषय में से नए विषय कैसे बनते हैं तथा विषयों के बीच अंतर संबंध क्या। तो फोर टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट वाज गिवन बाय डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन विच आर फॉलोइंग। तो इसमें क्या है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने कितने टाइप्स के मोड्स ऑफ फॉर्मेशन सब्जेक्ट दिए? 4 टाइप्स के। कौन कौन दिए? डायसेक्शन, लेमिनेशन, लूज असेंबल और डेनिडेशन। तो इन चारों को हम लोग समझेंगे। इसके बाद फिर और M.A. गोपीनाथ ने भी दिया था। तो पहले हम लोग इन चारों को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग M.A. गोपीनाथ के आएंगे कि कौन कौन सा उन्होंने मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट दिया था। तो हम लोग 1 बाय 1 डायसेक्शन को समझेंगे, लेमिनेशन को समझेंगे, लूज असेंबल को समझेंगे, फिर डेनिडेशन को समझेंगे, तब फिर आगे हम लोग फॉरवर्ड करेंगे। चलिए तो फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, जिसमें हम लोग डायसेक्शन समझेंगे, लेमिनेशन, लूज असेंबल और डेनिडेशन।
चलिए तो फिर हम लोग जानते हैं कि जैसे रंगनाथन ने 4 टाइप्स का दिया, तो उसमें दो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। पहला है क्या, डायसेक्शन, फिर है डेनिडेशन, फिर लूज एसेंबल, फिर आगे उसके बाद। तो पहले डायसेक्शन को समझते हैं। क्या होता है कि डायसेक्शन डायसेक्शन इज अ प्रोसेस टू कट अ यूनिवर्स of entities into parts of coordinate status. In this mode, an isolate or a basic subject get fusioned or split into parts of coordinate status. The class are ranked equally. जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, एक ब्रेड होता है। ब्रेड में क्या होता है कि जब आप उसको कटिंग करते हैं ना, जब ब्रेड आप जब मार्केट से खरीदते हैं, देखते हैं ब्रेड आप कटिंग किया हुआ मिलता है, तो वो क्या हुआ, एक ब्रेड, एक पूरा होल ब्रेड एक क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। और जब उसको डिफरेंट पार्ट्स में काटा जाता है तो उसका क्या हो जाता है कि उस जितना भी पार्ट्स उसमें कटे रहते हैं सबका रैंक इक्वल होता है। देखते हैं ना, स्लाइस जो कटता है सब इक्वली स्लाइस कटता है। तो वो क्या हो गया कि आपका डायसेक्शन। डायसेक्शन मतलब विच्छेदन। और जो विच्छेदन किससे हुआ कि यह विच्छेदन एक प्रक्रिया है जिसमें इकाइयों को समानांतर स्थिति भागों में काटा जाता है। इसमें एक मूल विषय को अलग किया जाता है। तो जैसे यहाँ क्या है, मूल विषय क्या है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको जो मैंने इनवर्स ऑफ सब्जेक्ट पढ़ाया है उसको आप जरूर समझ लीजिएगा, क्योंकि उसमें बेसिक से ही कंपाउंड मतलब सब्जेक्ट बनता है। जो भी सब्जेक्ट बनता है वो बेसिक से ही सब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ जैसे है कि अलग किया जाता है या विखंडित किया जाता है, वर्ग को बराबर स्थान दिया जाता है, जो कटता है उसको बराबर सेम इंपॉर्टेंस मिलता है। जैसे लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में हम लोग पढ़ते हैं ना कि एकेडमिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी और नेशनल लाइब्रेरी। उसी तरह जब आप लोग पढ़ेंगे बॉटनिकल साइंस, तो बॉटनिकल साइंस में क्या है, बॉटनी और एग्रीकल्चर। तो इसको देखिएगा कि ये इसका भी वो इतना ही स्थान है जितना इसका स्थान है। इसमें नेशनल लाइब्रेरी अलग हो गया, इस सब का अपना अपना अलग अलग स्टेटस है। तो इससे क्या कहते हैं कि लाइब्रेरी कटा। और तो यहाँ पर जैसे एक ब्रेड होता है, एग्जांपल समझ लीजिए कि एक ब्रेड हुआ। अब ब्रेड में देखते हैं जितना भी स्लाइड्स कटा जाता है वो सब इक्वली होता है। तो इक्वली होने से क्या हुआ, सबका इंपॉर्टेंस उतना ही होता है। तो चलिए इसको हम लोग हो गया क्लियर। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट, डेनिडेशन। डेनिडेशन क्या है कि दिस टर्म इज यूज्ड टू डिनोट फ्यूजन व्हेन अ सब्जेक्ट इज स्प्लिट अप इन चेयर टाइप relationship. The mode of formation is denudation. Here the class are subdivided and the extension of class decreased and intention is increased is later. Class is subordinate to the earlier one. जैसे आपकी फैमिली है ना, क्या होता है कि मान लीजिए जिनके ग्रैंडफादर होते हैं, ग्रैंडफादर मतलब अगर 5 भाई होते हैं तो उनका एक चेन बनता है। तो मान लीजिए आपके ऊपर कौन आ गए, आपके ग्रैंडफादर हो गए, फादर हो गया, फादर से ऊपर कौन ले गए, ग्रैंडफादर हुए। तो क्या होगा कि जो ब्रांचेज आ रहा है तो उसका किससे कनेक्टिंग है, आपके ग्रैंडफादर से कनेक्टिंग है। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल है कि इस शब्द का प्रयोग विखंडन को दर्शाने किया जाता है। विखंडन कहते हैं ना कि फैमिली टूट गई है, विखंडित हो गई है। तो जहाँ हमारी कंप्लीट ज्वाइंट फैमिली थी, आज वो विखंडित होकर के क्या हो गई, सब अलग अलग हो गई। लेकिन अलग होने से क्या वजह बावजूद भी क्या हुई कि उनका स्टेटस किनसे है, आपके ग्रैंडफादर से है। तो यहाँ पर भी वही चीजें हैं कि विखंडन को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब किसी विषय को श्रृंखला में विभाजित किया जाता है तो गठन का तरीका अनुच्छादन होता है। जब वर्ग को उपविभाजित किया जाता है तो वर्ग का विस्तार कम हो जाता है। देखते हैं ज्वाइंट फैमिली होती है और वो जब डिफरेंट कट अलग अलग तो क्या हो जाती है, एकल फैमिली हो जाती है। तो उनका एकल फैमिली का क्या होता है, विस्तार कम हो जाता है। अगर वही जॉइंट फैमिली में रहेंगे तो क्या होता है, विस्तार ज्यादा दिखता है। बट जब जैसे वो एकल फैमिली हो जाती है तो विस्तार कम हो जाता है और इरादा बढ़ जाता है। अब आपकी क्या हो गई, अब आपकी एक फैमिली एकल हो गई तो आपकी क्या हो गई, लायबिलिटी ज्यादा हो गई। अब आपको क्या होगा, जो एक ज्वाइंट फैमिली सब भूमिका को निभाता था, आपको क्या होगा, एकल फैमिली होने से क्या होगा, आपकी भूमिका ज्यादा बढ़ गई। आपको पहले से ज्यादा आप काम करेंगे क्योंकि आपका इरादा बढ़ गया कि भाई आप मुझे अब जब काम करना है तो साथ जो भी करना है मुझे ही करना है, तो इरादा बढ़ जाता है। बाद वाला वर्ग पहले वर्ग के अधीन आता है। ये भी मैंने आपको समझाया कि जैसे एशिया है,
एशिया के अंदर इंडिया, इंडिया के अंदर स्टेट्स। तो एशिया है, एशिया के अंदर हम लोग किसके आता है, इंडिया, इंडिया किसके अंदर आता है, एशिया के अंदर। और जितने भी स्टेट्स आते हैं वो किसके अंदर आते हैं, इंडिया के अंदर। इंडिया किसके अंदर, एशिया के अंदर। तो इसलिए क्या होता है कि इसका स्टेट्स क्या हो गया, इनका क्षेत्र कम हो जाता है। जैसे हम एशिया की बात करेंगे, इनका क्षेत्र क्या है, बड़ा है, उसके कंपैरिजन इंडिया का क्षेत्र छोटा है। अब उसके भी कंपैरिजन देखा जाएगा तो स्टेट्स का छोटा है। तो इसी का होता है कि पहले वर्ग के अधीन आता है और इरादा मतलब उनका अविभाजित होने से क्या हो गया, स्टेटस इनका घट जाता है, तो विस्तार कम हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझा डायसेक्शन और डेलिनेशन। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं जिसमें हम लोग दो और समझेंगे। चलिए, तो फिर हम लोग पिछले स्लाइड्स में डेलिनेशन और डायसेक्शन को समझा। इस वाले स्लाइड में हम लोग समझते हैं लेमिनेशन एंड लूज असेंबल। तो टोटल 4 प्रकार के हो जाते हैं, तो 2 हम लोगों ने समझ लिया, 2 इस वाले स्लाइड्स में अब समझने की कोशिश करते हैं। लेमिनेशन, लेमिनेशन एक आपके लिए अननोन टर्म नहीं है, आप अच्छे से जानते हैं। लेमिनेशन आप जानते हैं कि कोई पेपर का आप क्या करते हैं, जब जाते हैं किसी दुकान में तो क्या करते हैं, उसको लेमिनेशन कराते हैं, पेपर के ऊपर किसी पतली परत को चढ़ाते हैं। इससे क्या होता है कि उनका जो बेसिक सब्जेक्ट जो है वो सेफ होता है। ये तो आप चीज़ जानते हैं लेमिनेशन। तो ये इनको इस रूप में यूज किया गया है कि द प्रोसेस ऑफ लेमिनेशन गिव्स राइज टू कंपाउंड सब्जेक्ट। अब देखिए क्या होता है कि मैंने आपको बोला कि ये बेसिक सब्जेक्ट समझना आपको जरूरी है, कंपाउंड सब्जेक्ट समझना जरूरी है। तो कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है कि एक सब्जेक्ट होता है, उसके ऊपर लेयर चढ़ा दी जाती है। जैसे ज्योग्राफी है और उसके ऊपर किसका लेयर चढ़ा दी जाती है, आइसोलेट की लेयर चढ़ा दी जाती है। इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, तो पॉलिटी क्या हुआ, एक बेसिक सब्जेक्ट हो गया, उसके ऊपर एक आइसोलेट का यहाँ पर मैंने बताया कि गिव राइज ऑफ कंपाउंड सब्जेक्ट। क्या देता है, कंपाउंड सब्जेक्ट देता है। इट मीन्स लेयरिंग वन फैसेट ऑन द अदर। ये क्या होता है, फैसेट दूसरे पर चढ़ा दी जाती है। व्हेन अ सब्जेक्ट हैज मोर देन वन डायरेक्शन इट इज कॉल्ड लेमिनेशन। लेमिनेशन की प्रक्रिया से क्या होता है, यौगिक विषय का निर्माण होता है। तो यहाँ पर यौगिक विषय कैसे हुआ कि बेसिक सब्जेक्ट के ऊपर लेमिनेशन कर देना किसी अलग परत का। तो मिश्रण लेमिनेशन की प्रक्रिया से यौगिक विषय का निर्माण होता है। इसका मतलब है कि जब किसी विषय में एक से अधिक दिशाएं होती है तो एक परत के ऊपर दूसरे परत को चढ़ा दिया जाता है, इसे लेमिनेशन कहते हैं। जैसे हायर एजुकेशन, तो यहाँ हायर एजुकेशन में क्या हुआ, एजुकेशन क्या हुआ, एक बेसिक सब्जेक्ट हो गया, बेसिक सब्जेक्ट हुआ, यहाँ भी बेसिक क्या सब्जेक्ट हुआ, और यहाँ हिस्ट्री क्या हुआ, एक बेसिक सब्जेक्ट हो गया। बेसिक सब्जेक्ट के ऊपर ये क्या हुआ, एक परत चढ़ा दिया गया इंडिया का। इंडिया का परत चढ़ा देने से क्या हुआ, तो इससे क्या बना, सब्जेक्ट का निर्माण होता है, कंपाउंड सब्जेक्ट। ठीक है, क्या यहाँ पर कंपाउंड सब्जेक्ट मैंने लिखा है कि कंपाउंड सब्जेक्ट का निर्माण होता है। अब आते हैं हम लोग लूज असेंबल में। लूज असेंबल में क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं स्लथ मेल। इट इज द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग टुगेदर डिफरेंट क्लासेस। दिस इज अचीव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग टुगेदर of 2 or more basic subject or compound subject. It is used to show relation of a subject with another subject or its subdivisions. यह क्या होता है कि दो सब्जेक्ट के बीच में रिलेशन को बताता है कि किस टाइप का रिलेशन है। जब फेज रिलेशन अगर आप समझे होंगे तो आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं, अभी डीपली नहीं जाएंगे फेज रिलेशन में, हम लोग यहाँ पर समझने करते हैं। या विभिन्न वर्गों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया है, या दो से अधिक मूल विषयों को एक साथ जोड़कर प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग किसी विषय का दो विषय का दूसरे विषय या उसके विभागों के साथ संबंध दिखाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर मेन क्या है, संबंध, किस टाइप का रिलेशन है। जैसे कहते हैं ना कि दो कास्ट, जैसे इंटर कास्ट मैरिज होता है ना, कि दो डिफरेंट कास्ट, तो मान लीजिए जैसे दो सब्जेक्ट हो गए फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो दो डिफरेंट के बीच में क्या हुआ, बता सकते हैं कि जनरल रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो फेज रिलेशन जनरली 5 टाइप्स के होते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है कि अब इसमें लूज असेंबल में 3 टाइप्स के आ जाते हैं। लूज असेंबल काइंड 1, इसमें क्या होता है, 2 और मोर सिंपल और कंपाउंड सब्जेक्ट, सिंपल यानी बेसिक
और कंपाउंड यानी यौगिक सब्जेक्ट आर कंसिडर्ड इन देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। दोनों के बीच में कुछ रिलेशन, म्यूचुअल रिलेशनशिप यहाँ पर जनरेट होता है। द रिलेशन बिटवीन द सब्जेक्ट मे बी जनरल, ये याद रखिएगा यहाँ पर, जनरल, बायस, कंपेरिजन, डिफरेंस और इन्फ्लुएंस, ये इस टाइप का रिलेशनशिप दोनों के बीच में क्रिएट होता है। तो यहाँ वैसे मैंने मैथमेटिकल इंजीनियरिंग में क्या होगा, एक मैथमेटिक्स हो गया, एक इंजीनियरिंग हो गया। तो मैं बता सकता हूँ कि जनरल रिलेशन बिटवीन मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग, ऐसे ही बोल सकते हैं, या मैथमेटिकल इंजीनियरिंग। इसके बाद फिजिक्स कंपेयर्ड विद कंपेरिजन, यहाँ पर देखिएगा कंपेरिजन आया, तो यहाँ पर भी कंपेरिजन आ रहा है। फिर डिफरेंस आया, देखिए यहाँ पर डिफरेंस लिखा है, तो डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड फिलोसफी, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझा कि दोनों के बीच में कुछ म्यूचुअल रिलेशनशिप को बताता है, और इसी को हम लोग कहते हैं लूज एसेंबल। तो ये काइंड 1 हो गया। काइंड 2 और काइंड 3 पे हम लोग आते हैं। फिलहाल इतना ही, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं काइंड 2 एंड काइंड 3। लूज एसेंबल का काइंड 1 हम लोगों ने पिछले स्लाइड्स में समझा, और यहाँ पर हम लोग लूज एसेंबल काइंड 2 और लूज एसेंबल काइंड 3 को समझेंगे। ये टोटल आपके फेज रिलेशन से मैच करता है। फिर यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि हम लोगों ने वहाँ काइंड 1 में क्या देखा कि 2 और 2 से ज़्यादा बेसिक सब्जेक्ट, चाहे वो फिजिक्स और केमिस्ट्री हो या रिलीजन और आपका जो भी सब्जेक्ट हो, मतलब 2 सब्जेक्ट के बीच में रिलेशन, पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी या कुछ भी रिलेशन, मतलब 2 सब्जेक्ट बोला जाता है कि 2 सब्जेक्ट के बीच में डिफरेंट टाइप के फेज रिलेशन, चाहे वो कंपेरिजन हो या बायस हो या जनरल हो या आपका इन्फ्लुएंस हो। तो वहां पर हम लोगों ने समझा कि 2 डिफरेंट सब्जेक्ट के बीच में फेज रिलेशन। यहाँ क्या बोलता है कि 2 और मोर आइसोलेट्स टेकन फ्रॉम वन एंड सेम शेड्यूल्स, एक ही शेड्यूल्स में और 2 डिफरेंट आइसोलेट्स के अंदर एक रिलेशनशिप same schedule are brought into mutual relationship. The relation may be of any of the kinds mentioned with reference to kind 1. This is called intraphase relation. देखिए यहाँ पर क्या है इंट्राफेज रिलेशन, इसका एक चीज और समझिएगा। इंटरफेज रिलेशन, इंट्राफेज रिलेशन में क्या अंतर है। इंटर मतलब होता है 2 डिफरेंट सब्जेक्ट और इंट्रा होता है विद इन सेम सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं, तो मान लीजिए एक फैमिली है, एक फैमिली के अंदर क्या होता है, डिफरेंट मेंबर होते हैं, तो उन दोनों के बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप, जैसे एक ही फादर में 2 भाई हैं, तो उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप, तो इसको बोलते हैं हम लोग इंट्राफेज रिलेशन। तो यहाँ पर जैसे आप जब आप कोई लोग सीसी पढ़े होंगे कॉलम क्लासिफिकेशन, तो लाइब्रेरी साइंस में जाइएगा, आप इन चीज़ों को प्रैक्टिकल समझना होगा आपको। इसको प्रैक्टिकल समझिएगा कैसे, जब आप लाइब्रेरी साइंस में जाइए तो वहाँ पर देखिएगा कि 2 आपको बुद्धिज्म जैन, मतलब रिलीजन के ही अंदर में 2 आ रहा है, बुद्धिज्म भी आ रहा है और जैनिज्म आ रहा है, तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप। तो यहाँ पर जैसे कंपैरिजन ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आप ज्योग्राफी के ही अंदर में क्या है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सेम शेड्यूल के सेम सब्जेक्ट के अंदर 2 डिफरेंट फैसेट के बीच में रिलेशन, 2 डिफरेंट फैसेट, और यहाँ कहता है विद इन फैसेट, मतलब एक अगर एनर्जी में ही है तो एनर्जी के बीच में, दोनों के बीच में रिलेशनशिप। तो आप जब जाएंगे 2 और मोर आइसोलेट टेकन फ्रॉम वन एरे और ऑफ ऑर्डर, दिस इज कॉल्ड इंट्रा एरे फेज रिलेशन। यहाँ पर क्या होता है, एक एरे है और यहाँ पर एक चेन है। यहाँ एरे और चेन का कंसेप्ट समझना होगा। ये चेन में है कि ज्योग्राफी के ही अंदर में लेकिन जब आप इसमें एग्जाम्पल में जाइएगा तो आप सीसी निकालिएगा, कॉलम क्लासिफिकेशन, इसमें क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग में, तो देखिएगा 5.1 टेक्निकल सेक्शन लिखा हुआ है, और इसी के अंदर आपको 5.2 क्लासिफिकेशन और 5.3 जो देख लीजिएगा, तो यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन और एक कैटलॉगिंग है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताता है लूज एसेंबल काइंड 3। यहाँ बोला जाता है 2 और मोर आइसोलेट, तो यहाँ पर आइसोलेट कौन हो गए, एक कैटलॉगिंग एक आइसोलेट हो गए और एक क्लासिफिकेशन आइसोलेट हो गए, एक कॉलेज एक आइसोलेट हो गए और एक यूनिवर्सिटी एक आइसोलेट हुई। तो यहाँ दोनों आइसोलेट, यहाँ भी 2 आइसोलेट, और इन दोनों आइसोलेट के बीच में जब आप लाइब्रेरी साइंस बनाइएगा तो कॉलम क्लासिफिकेशन में देखिएगा पर्सनालिटी के ही अंदर में
फोसाई इन पी, फोसाई इन पी, पी के ही अंदर में मिलेगा आपको एकेडमिकल, एकेडमिकल, एकेडमिकल के ही अंदर में मिलेगा कॉलेज और यूनिवर्सिटी। तो क्या बात विद इन फैसेट, अगर पी के ही अंदर में दोनों आ रहा है तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसको बोलेंगे लूज एसेंबल काइंड 3। और इसमें क्या होता है कि टू डिफरेंट फैसेट, यानी अगर एक पी में है और एक अगर ई में है तो वहां के बीच में हम लोग रिलेशनशिप बताएंगे। तो इसको बोलते हैं हम लोग, तो दिस इज कॉल्ड इंट्रा फेज रिलेशन, ये इंट्रा एरे फेज रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने काइंड 2 समझ लिया और काइंड 3 समझ लिया। ये आपका प्रैक्टिकल है, इसको आप वीडियो देखने के बाद आप सीसी निकाल लीजिएगा। लूज एसेंबल को समझने का सबसे आसान तरीका है कि सीसी निकाल लीजिएगा और लाइब्रेरी साइंस मेन क्लास चले जाइएगा और इन दोनों के बीच में देखिएगा कि किस तरह से लिखा गया है और उन दोनों के बीच में रिलेशन को बताइएगा, जनरेट कीजिएगा किस टाइप का रिलेशनशिप होता है। तो क्लासिक कंपेरिजन ऑफ कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी या क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग के बीच में जनरल रिलेशन। ठीक है, तो हम लोगों ने आज पूरा रंगनाथन के 4 ये पढ़ लिया, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 में आएंगे, जिसमें हम लोग एम ए गोपीनाथ ने और इनके बाद दिया था मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज हमारा इतना ही। अब इनसे रिलेटेड आपको एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, तो इन सब टॉपिक बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, इसको अच्छे से कर लीजिए, समझ लीजिए। प्रैक्टिकल सीसी जिनके पास है उनको निकाल करके आप समझ लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको डाउट्स नहीं होगा। अगर डाउट्स आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको अगले लेक्चर में उसका आपके डाउट्स को लेकर के आऊँगा, आपको क्लियर करा दूंगा कि कहाँ पर आपको समझने में परेशानियाँ हुई। तो आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अगेन पार्ट 2 मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।